नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अंसारी। शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। देश के अन्नदाता की आर्थिक तरक्की सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने कृषि सुधार कानून किए लागू। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आंदोलनकारी किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। कहा, सरकार किसानों के साथ खुले मन से चर्चा के लिए तैयार। बागवानी उत्पादन अब तक का सबसे अधिक 329.86 मिलियन टन तक पहुंचा। कृषि मंत्री ने कहा, 2019-20 की तुलना में ये 9.39 मिलियन टन अधिक। एपीडा ने दुबई में भारतीय दूतावास और आयातक लुलु समूह के सहयोग से प्रोत्साहन कार्यक्रम का किया आयोजन। गैर पारंपरिक क्षेत्रों और राज्यों से आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीडा उठा रहा है कदम। और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का किया दौरा। कहा, प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक मोदी के नए भारत के हैं शिल्पकार। और हेडलाइंस के बाद आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार की किसान हितैषी नीतियों, किसानों के अथक परिश्रम और वैज्ञानिकों के शोध के परिणाम स्वरूप 2020-21 की अवधि में देश में बागवानी उत्पादन अब तक का सबसे अधिक 329.86 मिलियन टन तक पहुंच गया है। कृषि मंत्री ने कहा कि 2019-20 की तुलना में ये 9.39 मिलियन टन अधिक है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा अन्य सरकारी एजेंसियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्र व उत्पादन का वर्ष 2020-21 का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है। बागवानी फसलों के उत्पादन का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने बागवानी फसलों के उत्पादन का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया। देश में अब तक का सबसे अधिक 329.86 मिलियन टन बागवानी उत्पादन हुआ है। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार की किसान हितैषी नीतियों, किसानों के परिश्रम व वैज्ञानिकों के शोध का यह फल है। बागवानी उत्पादन 329.86 मिलियन टन होने का अनुमान 2019-20 की तुलना में करीब 9.39 मिलियन टन यानी 2.93% की वृद्धि अनुमानित है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बागवानी फसलों के क्षेत्र व उत्पादन के अनुमान की जानकारी दी। फलों का उत्पादन इस साल 102.76 मिलियन टन होने का अनुमान है। सब्जियों का उत्पादन 196.27 मिलियन टन यानी 4.42% की वृद्धि के साथ होने का अनुमान है। सरकार के मुताबिक प्याज का उत्पादन इस वर्ष 26.92 मिलियन टन होने का अनुमान है। इसी तरह आलू का उत्पादन इस वर्ष 53.69 मिलियन टन यानी 10.55% की वृद्धि होने का अनुमान है। टमाटर का उत्पादन इस वर्ष 21 मिलियन टन होने की सूचना प्राप्त हुई है। इसी प्रकार सुगंधित और औषधीय फसलों में 6.11% की वृद्धि दर्ज की गई है। बागान फसलों का उत्पादन पिछले वर्ष के 16.12 मिलियन टन से बढ़कर 16.60 मिलियन टन हो गया है। मसालों का उत्पादन इस वर्ष 10.54 मिलियन टन 3.93% वृद्धि के साथ उत्पादन का अनुमान है। देश के अन्नदाता की आर्थिक तरक्की सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने कृषि सुधार कानून लागू किए हैं। अब इसी क्रम में मंडियों के सुदृढ़ीकरण के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के उपयोग को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। सरकार के इस निर्णय पर डीडी न्यूज से बात करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आंदोलनकारी किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील करते हुए कहा कि सरकार किसानों के साथ खुले मन से चर्चा के लिए तैयार है। इस बारे में हमारे संवाददाता ओपी यादव से विस्तार से बात की केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी क्रम में देश के अन्नदाता की आर्थिक तरक्की सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अभी एमएसपी दर पर खाद्यान्न की खरीद जारी है। इसके साथ ही साथ जो मंडियां हैं उनको भी दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। 1 लाख करोड़ का कृषि संस्थागत विकास फंड, अब इस फंड से मंडियों को दुरुस्त करके उनका कायाकल्प किया जाएगा। कहीं ना कहीं किसानों को एक अच्छा माध्यम इससे मिलेगा, क्या कहेंगे?
भारत सरकार की कोशिश है गांव तक कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचे, गांव-गांव में वेयर हाउस बने, गांव-गांव में कोल्ड स्टोरेज बने, फसलों परांत जो किसान का नुकसान होता है किसान उससे बच सके, अपनी फसल को जब तक चाहे रोक सके, जब वाजिब दाम मिले बेच सके। इसके लिए जो अधोसंरचना की ज़रूरत है वह ज़रूरत पूरी हो सके, इसके लिए इस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का उपयोग किया जा रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में जो मंत्रिपरिषद की कुछ दिन पहले बैठक हुई, उस बैठक में कृषि उपज मंडियां इनको भी इस दायरे में लाया गया है। अब कृषि उपज मंडियां भी चाहें तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए अपने कार्यक्षेत्र में इस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का उपयोग कर सकती हैं। इस फंड का उपयोग वो करेगी तो बड़ी मात्रा में अधोसंरचना और टेक्नोलॉजी की उपलब्धता उनके कार्यक्षेत्र में हो सकती है और यह उपलब्धता मंडियों की आय का स्रोत बनेगी और किसानों को निश्चित रूप से ये बड़ी सुविधा प्राप्त होगी। कृषि सुधार कानूनों को लेकर कुछ किसानों को भ्रम की स्थिति थी मंडियों को लेकर, लेकिन अब जब भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया तो कहीं न कहीं अब ऐसा माना जा सकता है कि उन किसानों का जो भ्रम है वो कहीं न कहीं पूरी तरह दूर होगा। कृषि सुधार कानून एपीएमसी को बंद नहीं करता है। एपीएमसी राज्य के कानून के अंतर्गत संचालित होती है। केंद्र का जो कानून है वो मंडी प्रेमाइसेस के बाहर जो खरीद फरोख्त होगी उस पर लागू होता है। किसान को इस कानून के माध्यम से एक और विकल्प मिल रहा है। किसान चाहे तो मंडी में अपनी फसल बेच सकता है, किसान चाहे तो मंडी के बाहर भी बेच सकता है। तो जब व्यक्ति के पास दो विकल्प रहेंगे तो निश्चित रूप से वो अपनी फसल का वाजिब दाम प्राप्त कर सकेगा। नया कानून ये वैकल्पिक सुविधा किसानों को प्रदान करता है। किसान यूनियंस के लोग मैं समझता हूँ कि इस सारी बात को समझते भी हैं, लेकिन पता नहीं वो क्यों नहीं मान पाते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से किसान यूनियन के लोगों को आग्रह करना चाहूँगा कि उनको आंदोलन का रास्ता छोड़कर कानून के जो बिंदु हैं जिन पर उनको किसी भी प्रकार का भ्रम है या किसी भी प्रकार की आपत्ति है वो चर्चा करें, तो सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। कोरोना काल रहा, उसके बाद कुछ भ्रमित किसानों ने आंदोलन में भी हिस्सा लिया, लेकिन उसके बावजूद उत्पादन बढ़ा और एमएसपी दर पर बम्पर खरीद हुई और करोड़ों रुपए उन किसानों के खाते में सीधे गए। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? मुझे इस बात की प्रसन्नता है कोविड-19 के दौरान भी किसान ने कृषि हितैषी नीतियों का पूरा उपयोग किया, बम्पर फसल की पैदावार की। सरकार ने पहले से अधिक बढ़ी हुई एमएसपी पर किसान के उत्पादन को खरीदा, पैसा डायरेक्ट उनके खाते में भेजा। इससे 100 का 100% पैसा जो उनका बनता है वो उनके अकाउंट में जमा हुआ। यह संभव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण हो सका है और इसको देश भर का किसान एहसास भी करता है और इसलिए कृषि सुधार बिलों के समर्थन में देश के अनेक किसान संगठन और देश का अधिकांश हिस्सा इनके समर्थन में खड़ा हुआ है। बीते 7 साल की अगर बात करें तो केंद्र सरकार की जो केंद्र प्रेरित योजनाएं हैं, किसानों ने उनका पूरा फायदा उठाया और तमाम तरह के जो बेनिफिट्स होते हैं, आमदनी दुगनी करने का मसला हो या आर्थिक तरक्की सुनिश्चित करने का या उत्पादन बढ़ाकर अपनी आय अर्जित करने का, इन सभी चीजों पर किसान सरकार के साथ मिलकर खरे उतरे हैं। देश की कृषि अर्थव्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह अर्थव्यवस्था और मजबूत हो, यह मोदी सरकार की प्राथमिकता भी रही है और प्रतिबद्धता भी रही है। और इस दृष्टि से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेक योजनाएं आरंभ की गई जिससे किसान की लागत कम हो और किसान की उत्पादकता बढ़े। तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर
जिनका मानना है कि केंद्र सरकार देश के गांव, गरीब और किसानों के कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इसी क्रम में न केवल अन्नदाता की आर्थिक तरक्की सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, बल्कि जमीनी स्तर पर नई नई नीतियां और योजनाएं बनाकर उन्हें बेहतर तरीके से क्रियान्वित भी किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण भारत के जरिए देश के आर्थिक तरक्की सुनिश्चित हो और एक आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना नए भारत के रूप में देश के सामने आए। ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। उत्तर भारत के आम की किस्मों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए दुबई में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा ने भारतीय दूतावास और आयातक लुलु समूह के सहयोग से प्रोत्साहन कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें उत्तर प्रदेश मंडी बोर्ड के सहयोग से मंगाए गए चौसा और लंगड़ा समेत आम की रसदार किस्में प्रदर्शित की गई। एपीडा गैर पारंपरिक क्षेत्रों और राज्यों से आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रहा है। इसके लिए खरीदार विक्रेता के बीच वर्चुअल संपर्क और समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों के नए भारत के सच्चे शिल्पकार हैं। CEL को देश में इलेक्ट्रॉनिक्स के अनुसंधान और विकास के लिए प्रमुख संस्थान बताते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि इस उपक्रम ने 1977 में भारत में तब पहली बार स्वदेशी रूप से सौर सेल विकसित करने में सफलता पाई थी, जब शायद ही किसी ने सौर ऊर्जा के बारे में सुना हो। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे को विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जे और उपकरणों की आपूर्ति करने में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक निगम CEL का योगदान वास्तव में प्रशंसनीय है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CEL की अपनी पहली यात्रा पर डिजिटल भारत के एक हिस्से के रूप में CEL की ई-ऑफिस प्रणाली का उद्घाटन किया। मंत्री ने CEL परिसर में माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन, लेजर बाढ़ निगरानी स्टेशन, मौसम निगरानी प्रणाली और सौर फोटोवोल्टिक इकाई जैसी विभिन्न उत्पादन इकाइयों और निगरानी केंद्रों का दौरा किया। 1974 में स्थापित सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का प्रमुख कार्य देश की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों द्वारा विकसित स्वदेशी प्रौद्योगिकी का व्यावसायिक रूप से दोहन करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के 93वें स्थापना दिवस के अवसर पर किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी लॉन्च किया गया। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री वैष्णव ने कहा कि दूर दराज के क्षेत्रों में किसानों तक पहुंचने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप के साथ किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में किसान सारथी की यह पहल महत्वपूर्ण है। उन्होंने इसके लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से किसान सीधे तौर पर कृषि विज्ञान केंद्र KVK के संबंधित वैज्ञानिकों, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर व्यक्तिगत सलाह प्राप्त कर सकते हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कपड़ा मंत्रालय के साथ समीक्षा बैठक की। केंद्रीय मंत्री ने कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय के तहत की गई पहलों की गहन समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि स्थानीय कारीगरों और घरेलू उपयोग की उत्पादकता बढ़ाने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि कपड़ा क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं और इसे नवाचार, नवीनतम तकनीक और सुविधा का उपयोग करके किया जाना चाहिए। कपड़ा भारत के सबसे पुराने उद्योगों में से एक है। इसके अलावा भारत 6% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ तकनीकी वस्त्रों का छठा सबसे बड़ा उत्पादक है, जो दुनिया में कपास और जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऊर्जा परिवर्तन में भारत दुनिया में अग्रणी। विद्युत मंत्री श्री RK सिंह भारत ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया में अग्रणी बनकर उभरा है। हरित ऊर्जा की सुगमता के लिए सरकार प्रयासरत। विद्युत मंत्री भारत ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया में अग्रणी बनकर उभरा है, यह कहना है RK सिंह का। हरित ऊर्जा की सुगमता के लिए सरकार प्रयासरत, साथ ही एक प्रकार की ऊर्जा से दूसरे प्रकार की ऊर्जा को अपनाने में भारत दुनिया में अग्रणी बनकर उभरा है। नवीकरणीय ऊर्जा निर्माण के लिए आत्मनिर्भरता की ओर भारत के सार्थक कदम। सेल्फ रिलायंस फॉर रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग सेमिनार में मंत्री ने किए विचार व्यक्त।
जल शक्ति मंत्रालय ने 15/7/2021 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड और कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड का अधिकार क्षेत्र अधिसूचित कर दिया है, जो दोनों बोर्ड को दोनों राज्यों में गोदावरी और कृष्णा नदियों में सूचीबद्ध परियोजनाओं के प्रशासन, नियमन, संचालन और रखरखाव के मामले में जरूरी अधिकार और शक्ति प्रदान करता है। इस कदम से दोनों राज्यों में जल संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित होने का अनुमान है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एनएमसीजी के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा ने एनएमसीजी की 36वीं कार्यकारी समिति की बैठक की अध्यक्षता की और उत्तराखंड की 6 प्रदूषित नदियों के पुनरुद्धार के लिए नई परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन नदियों के प्रदूषण हिस्सों के लिए उत्तराखंड राज्य मिशन के प्रस्तावों की एनएमसीजी द्वारा समीक्षा की गई और इन्हें अंतिम रूप दिया गया और इन योजनाओं पर विचार के लिए आज चुनाव आयोग के पास भी प्रस्ताव को भेजा गया। स्वीकृत की गई परियोजनाओं के तहत इंटरसेप्शन एंड डाइवर्जन IND और 6 STP का कार्य शामिल है। प्रदूषित हो चुकी भेला, ढेला, किच्छा, कोसी, नंधौर, पिलाखर और काशीपुर नदियों को फिर से जीवंत किया जाएगा। सीवेज IND योजना चरण 1 के तहत उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 199.36 करोड़ रुपए की लागत वाले कुल 17 नालों में बहने वाले पानी को रोककर 6 STP की ओर परिवर्तित किया जाएगा। इन STP की कुल 30.30 MLD की ट्रीटमेंट क्षमता है। केंद्रीय कैबिनेट ने वैश्विक बाजार में भारतीय कपड़ों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। फैसले के तहत कपड़ा निर्यातकों के लिए केंद्र और राज्य के टैक्स में छूट की योजना को जारी रखने की मंजूरी प्रदान की गई है। पेश एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने बुधवार को कपड़ा निर्यातकों के लिए बड़ा फैसला लिया। कपड़ा निर्यातकों के लिए राज्य और केंद्रीय करों तथा शुल्कों में छूट की योजना 31 मार्च 2024 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी गई है। इससे कपड़ा निर्यातकों को उनके निर्यात पर केंद्रीय और राज्य करों पर छूट पहले की ही तरह मिलती रहेगी। इस पहल का मकसद श्रम गहन कपड़ा क्षेत्र की प्रतिस्पर्धी क्षमता को बढ़ाना है। We are very grateful to Honorable Prime Minister of India for sanctioning ROTCL for us. It's a great help because our industry employs more than 18 million people directly and another maybe 18 million indirectly. This will help us to compete with our neighboring countries, especially who are all enjoying that duty-free status. They announced for policies for 3 years, so we can cost our product well in advance and we can maintain the prices for next 3 years. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की हुई बैठक में इस योजना को जारी रखने को मिली मंजूरी से निर्यात और रोजगार सृजन में काफी मदद मिलेगी। इसका सबसे बड़ा जो फायदा जाएगा वो हमारे श्रमिक जो वर्कर्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं हमारे पास, जिसमें महिलाएं, यंग बच्चे जितने भी स्कूल कॉलेज से आ रहे हैं, उनके लिए रोजगार का अवसर बहुत बड़े पैमाने पे पैदा होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि केंद्र सरकार का ये फैसला वैश्विक बाजार में भारतीय कपड़ों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए अनुकूल माहौल तैयार करेगा। उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY ने हाल के दिनों में सरकारी सेवाओं के ऑनलाइन माध्यम से प्रदान करने की सुविधा देकर नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई पहल की है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की पहल को और बढ़ाने के लिए तथा आत्मनिर्भर भारत की थीम को ध्यान में रखते हुए MITY ने मैप माई इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से उमंग ऐप में मानचित्र सेवाओं को सक्षम बना दिया है। उमंग के मैप माई इंडिया मानचित्रों के साथ एकीकरण के परिणाम स्वरूप नागरिक एक बटन के क्लिक पर अपने आसपास के निकटतम स्थान पर सरकारी सुविधाएं जैसे मंडियां, ब्लड बैंक और बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। वो इसे मैप माई इंडिया द्वारा निर्मित भारत के सबसे विस्तृत और संवादात्मक सड़क और ग्राम स्तर के नक्शों पर भी देख सकेंगे। नागरिक उमंग ऐप और मैप माई इंडिया के बीच संपर्क के माध्यम से नेविगेशन के दौरान यातायात और सड़क सुरक्षा अलर्ट सहित स्थानों के लिए ड्राइविंग दूरी, दिशा निर्देश और बारी बारी से ध्वनि और दृश्य से मार्गदर्शन प्राप्त करने में सक्षम होंगे।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने आज संयुक्त रूप से 50,000 स्कूल शिक्षकों के लिए स्कूल नवाचार दूत प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्री राजकुमार रंजन सिंह और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार भी शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कार्यक्रम में उपस्थित थे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने दलहन पर लगाई गई स्टॉक लिमिट पर मीडिया और सोशल मीडिया के कुछ हिस्सों में दी गई जा रही गलत जानकारी के संबंध में स्पष्टीकरण दिया है। व्हाट्सएप पर एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है कि दलहन पर स्टॉक लिमिट हटा दी गई है। इस संबंध में मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 2 जुलाई 2021 के आदेश के द्वारा दलहन पर लगाई गई स्टॉक लिमिट नहीं हटाई गई है और ये लागू है। सरकार राज्यों द्वारा इन आदेशों के कार्यान्वयन पर करीबी रूप से निगरानी रख रही है। केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ ये जानकारी भी साझा की है कि क्या उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा विकसित पोर्टल पर स्टॉकिस्ट द्वारा घोषित स्टॉक और दलहन स्टॉक बैंक से लिए गए ऋण का या आयातकों द्वारा आयातित मात्रा के बीच मेल नहीं है। राज्यों से स्टॉक लिमिट का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने को कहा गया है। और इसी के साथ किसान समाचार के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। का देश भारत, जहां है नई सोच और परंपराओं की बुनियाद। इनसे बन रही है नई पहचान। देखिए कार्यक्रम ये है मेरा इंडिया, एक यात्रा कामयाबी की। शनिवार और रविवार सुबह 9:30 पर। बेड़ियों को तोड़ती, रूढ़ियों को छोड़ती, सशक्तिकरण को ओढ़ती महिलाएं, समाज में भरते प्राण, युवा अरमान, ग्रामीण धरती के कोने कोने में आई एक नई पहचान, पिछड़ी व्यवस्था को चीरकर देती नई उड़ान, पूर्वोत्तर में सरकारी प्रयासों के विकास की नवधारा। देखिए पहली किरण पूर्वोत्तर की कहानियाँ सोमवार से बुधवार दोपहर 12:30 पर। पीढ़ी के साथ बदलते भारत।